हेलो स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं हम डिफरेंशिएशन में। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो एक बार क्विक रिव्यू करते हैं, दो तीन चीज जो इंपॉर्टेंट थी। एक तो मैंने क्या बोला था, इसको क्या बोलेंगे हम, d2y by dx2 को मैथमेटिकली क्या बोलेंगे, दिस इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्या बोला था मैंने, दिस इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, d by dx ऑफ dy by dx। और मैं कैसे बोल सकता हूं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ dy by dx, या फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये चीज थी। अच्छा, मैंने बोला था कि जब हम dy by dx देखते हैं, dy by dx एंड dx over dy, दे आर बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये हमने प्रूव भी किया था, बट ऐसा सेकंड ऑर्डर के लिए नहीं है। मतलब कहने का मतलब d2y अपॉन dx2 दिस इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन d2xy dy2। ठीक है, ऐसा नहीं है, सिंपली रेसिप्रोकल डायरेक्टली। इसका हमने डेरिवेशन भी किया था, क्या आया था हमारा आंसर, और मैंने बोला था दैट यू विल मेमोराइज द स्टैंडर्ड रिजल्ट आल्सो। क्या था हमारा, d2y by dx2 क्या लिखा था हमने, एज ए क्वेश्चन लिखा था कि एक्सप्रेस d2y by dx2 इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। मतलब dx over dy या फिर सेकंड ऑर्डर d2xy dy2 उसके टर्म्स में लिखना है। तो इसका हमारा आंसर क्या आया था, माइनस d2x अपॉन dy2 अपॉन dx ओवर dy का होल क्यूब। ये तुम लोगों को एज ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो ये हमने इसका प्रूफ आखिरी क्लास में देखा था। अब चलो इसके आगे देखते हैं। ठीक है, तो जैसे अपन ने लिखा d2y by dx2 को मैंने क्या लिखा अभी, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। अब इसी टाइप से एक और फॉर्मूला है जिसको हम एग्जांपल की तरह करेंगे, तो लिख लो इसको, एक्सप्रेस d2y अपॉन dx2 इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स ऑफ x, y बट विद रिस्पेक्ट टू t। इधर ही लिख लो, चलो, विद रिस्पेक्ट टू t। इसका मतलब क्या है, x और y का डिफरेंशियल कोफिशिएंट t के रिस्पेक्ट, मतलब क्या बात चल रही है, dx by dt, dy by dt। और उसने ऐसा नहीं बोला कि फर्स्ट ऑर्डर, ज्यादा ऑर्डर भी हो सकता है। कहने का मतलब मेरा ऐसा है, d2y by dx2 जो है दैट शुड बी अ फंक्शन ऑफ, मतलब इसके एक्सप्रेशन में क्या क्या आएगा हमारा, एक तो dx by dt आएगा, एक आएगा dy by dt, और इनका सेकंड ऑर्डर भी आएगा d2y by dx2, सॉरी d2x by dt2 एंड d2y by dt2। ठीक है ना, यही लिखा है ना, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x, y। तो ये चारों हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर तक आएगा नहीं। ठीक है ना, तो इसके एक्सप्रेशन, इसके टर्म्स में हमें फाइनली फॉर्मूला ड्राइव करना है। ठीक है ना, उसको भी एज ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम याद रखेंगे। जैसे इसका हमने देखा ना, d2 माइनस ऑफ d2xy dy2 अपॉन dxy dy का होल क्यूब, उसी तरीके से इसका भी ऐसे फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो एक बार क्या करो तुम लोग, वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से करो, काफी ज्यादा सीखोगे। ठीक है ना, मेनली क्या है, एप्लीकेशन ऑफ चेन रूल ही है, और कुछ नहीं है। चेन रूल लगाना है बीच में तुम्हें। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूं इसको, चलो। तो मैंने लिखा प्रूफ या सॉल्यूशन लिख लो, क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो सॉल्यूशन लिख लिया। ठीक है, तो मैंने लिखा, देखो, d2y by dx2 को मैं क्या लिखूंगा, d2y by dx2 इज इक्वल टू d by dx ऑफ dy by dx। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर मैंने बोला dy by, अब मुझे t इंट्रोड्यूस करना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, चेन रूल के थ्रू न्यू वेरिएबल t इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं, देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखना ध्यान से, d by, अच्छा चलो ऐसे लिख लिया, dy by, पहले तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, dy by dx ऑफ, इसको लिख सकते हैं dy by dt। ये हम देखे थे, dy by dx को क्या लिख सकते हैं, dy by dt अपॉन dx by dt। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब मैंने बोला, अब मैं चेन रूल लगा रहा हूं दोबारा, ये भी बेसिकली चेन रूल से आया है, dy by dx by dt, dy by dt इंटू dt by dx होता है। फिर हमको उसको ऐसे लिख लेते हैं, ये हमने ऑलरेडी फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में देखा था। अब मैंने बोला, अब क्या करें, तो देखो, मुझे जो भी किन के टर्म्स में चाहिए, डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू t। तो अब मैं इधर वेरिएबल चेंज कर रहा हूं यूजिंग चेन रूल। ये x है, मैं इसको t करने वाला हूं। तो देखो क्या लिख सकता हूं मैं, d by dt ऑफ dy by dt अपॉन dx by dt into dt by dx। दिस dt इज माई न्यू वेरिएबल फॉर दिस न्यू वेरिएबल। मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं, बिकॉज ये मेरा रिक्वायरमेंट है, मुझे t के रिस्पेक्ट में
चाहिए जो आंसर चाहिए, ठीक है ना, मुझे चाहिए डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई विद रिस्पेक्ट टू टी, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। अब देखो ये और इधर हमारा क्या लग जाएगा, डिवीजन रूल, और ये तो अपना रखा ही हुआ है, तो यही यहां तक आ गया, मतलब 80% सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो अगर अभी भी लगता है किसी को आ रहा है तो पॉज इट एंड सॉल्व इट ऑन योर ओन। मैं इसको कर रहा हूं, इसको तो इसको थोड़ा रब कर देता हूं मैं। देखना अब हमारा नेक्स्ट स्टेप देखना, इसको मैंने रब किया, तुम लोग कॉपी करते जाना, मैं बोलूं नहीं तो भी यू हैव टू कॉपी इट, ठीक है। चलो अब मैंने कहा डी बाई डी टी ऑफ दिस, करते हैं अब इसमें डिवीजन रूल। तो क्या होता है डिवीजन रूल में, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो दिस इज डी बाई डी टी ऑफ डी वाई बाई डी टी इंटू सेकेंड डिनोमिनेटर एज इट इज, तो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, फिर माइनस आता है, फिर न्यूमरेटर एज इट इज डी वाई बाई डी टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव दैट इज डी एक्स बाई डी टी अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो इधर क्या है डी एक्स बाई डी टी लिखा है तो इसका स्क्वायर। क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है अभी? नहीं नहीं नहीं, ये तो अभी मैंने इतना पार्ट लिखा है, इतना पार्ट अभी जो लिखा है इस वक्त, ये बाकी है ना डी टी बाई डी एक्स, तो इसको मैंने इधर लिख दिया डी टी बाई डी एक्स। अब अगले वैसे इसी स्टेप में आ गया तुम्हारा आंसर, बट फिर भी हम थोड़ा इसको और अच्छे से फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखो डी बाई डी टी ऑफ डी बाई डी टी क्या होगा, डी टू वाई बाई डी टी टू, सो दिस इज डी टू वाई बाय डी टी टू इंटू डी एक्स बाई डी टी माइनस डी वाई बाई डी टी इंटू डी टू एक्स बाय डी टी टू। अच्छा अब क्या किया देखना, ध्यान से सुनना, इस डी टी बाई डी एक्स को डिनोमिनेटर में लेके गए, डी एक्स बाई डी टी लिख दिया, बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को तो हम उल्टा कर सकते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं वो तो एक दूसरे के, तो और वो उल्टा लिखने के बाद इसके साथ क्लब कर दिया, तो इधर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा क्यूब। सो फाइनली द आंसर इज दिस, जो मैंने अब लिखा डी एक्स बाय डी टी का होल क्यूब। ये क्या आया मेरा डी टू वाई बाय डी एक्स टू, तो हो गया डी टू वाई बाई डी एक्स टू, दैट इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई विद रिस्पेक्ट टू टी। दिख रहा है ना, ये क्या है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी, फर्स्ट ऑर्डर differential coefficient of x with respect to t, first order y with respect to t, second order x with respect to t, and this is first order x with respect to t, उसका whole cube। तो जो रिक्वायरमेंट थी हमारी आ गई। सो दिस इज ऑल्सो स्टैंडर्ड फॉर्मूला, नाउ वी विल ट्रीट इट एज ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ठीक है ना। चलो तो अब इसके आधार पे एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं हम, ठीक है। तो तुम लोग पहले इसको कॉपी कर लो पॉज करके वीडियो, ठीक है। चलो बहुत अच्छी चीज है ये, ठीक है ना, बट सब कुछ मैंने पहले भी बताया था तुम लोगों को। एक बार तुम्हारा चेन रूल तुम्हारा स्ट्रांग हो गया तो डिफरेंशिएशन तो तुम्हारा बहुत इजी जाएगा, ठीक है। चलो इसको रब नहीं करता, इस पर अभी अपन एग्जांपल करते हैं, उसके बाद इसको पूरा रब करूंगा। तो हमारा क्वेश्चन है, देखना ध्यान से, सिंपल क्वेश्चन है वैसे, इसको हम एक फॉर्मूले से भी करेंगे और डायरेक्टली भी करेंगे, दे बताता हूं मैं कैसे। x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1, वी हैव टू फाइंड d2y बाय dx2। दिस इज ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में भी यू कैन एक्सपेक्ट, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन बोर्ड आल्सो। उधर भी अगर हमें फॉर्मूला याद है तो हमारा तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो उसने बोला d2y बाय dx2 निकालो एट t इज इक्वल टू 1, तो एक तो तरीका तो क्या है, इस फॉर्मूले में लग देते सारी वैल्यूज, बस आ जाएगा हमारा आंसर। एक तो मैं डायरेक्टली इस फॉर्मूले में रख रहा हूं, तो देखो सबसे पहले इसमें मेरे को जरूरत क्या क्या जरूरत है वो चीज पहले निकाल के रख लेते हैं हम। तो एक तो मुझे dy बाय dt चाहिए, तो dy बाय dt क्या हो जाएगा मेरा, इसका t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 3t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 5, देखो सॉरी 5 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। फिर d2y बाय dt भी चाहिए, वो भी निकाल के रख लेते हैं, तो d2y बाय dt2 दिस इज 60 प्लस 14। एक बार देखते जाते, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए क्योंकि हम दोनों मेथड से वेरीफाई करने वाले हैं हमारा रिजल्ट। तो दिस इज 3t स्क्वायर, दिस इज 14t, करेक्ट लिखा है, फिर इसका डेरिवेटिव 60 और इसका 14, करेक्ट परफेक्ट है अभी तक। इसी तरीके से x का निकाल लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू t, बिकॉज इसमें चाहिए हमें, तो मैंने लिखा dx ओवर dt, कितना आएगा हमारा 2t प्लस 4, और d2x अपॉन dt2 कितना आएगा 2, ठीक है। बट इन सब की वैल्यू मुझे कहां चाहिए, मुझे इस वैल्यू उसमें रखना है, बट आई वांट एट t इज इक्वल टू 1, तो इन चारों कांस्टेंट्स की, मतलब इन चारों चीजों की वैल्यू एट t इज इक्वल टू 1 निकाल लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा मेरा t इज इक्वल टू 1 पे 14 प्लस 3 17, दिस विल बी 14 प्लस 6 अपना 20, dx बाई dt कितना होगा t इज इक्वल टू 1 पे 6, एंड दिस इज कांस्टेंट 2 ही है, तो
ये सारी चारों वैल्यूज इसमें प्लग कर दी, तो फाइनली क्या बनेगा देखो, अब मैं लिख रहा हूं d2y by dx2, d2y by dx2 एट x इज इक्वल टू 2, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, साइड में ऐसे लगा के किस पॉइंट पे निकालना उसको नीचे लिखते हैं। तो देखो सबसे पहले इधर क्या लिखा है d2y by dt2, देखो माइनस का मिस्टेक मत कर देना, मतलब ये दोनों टर्म उल्टा कर दोगे तो भी आंसर गलत हो जाएगा, तो याद रखना इधर क्या है d2y by dt2, तो d2y by dt2 की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 इंटू फिर dx by dt इंटू 6 माइनस dy by dt, तो dy by dt इज दिस 17 इंटू dx over dt2 कितना है 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय dx by dt का होल क्यूब, तो इसका होल क्यूब, तो ये हो जाएगा हमारा 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा एक बार कैलकुलेट, क्योंकि हमें फाइनल आंसर भी वेरीफाई करना है, ठीक है। तो मैं इसको पहले थोड़ा सा रब कर देता हूं, ठीक है। चलो ये हमारा फॉर्मूला रब हो गया, अब मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं। 6 इंटू 20 कितना हुआ ये 120 माइनस 17 इंटू 2 34 डिवाइडेड बाय, अच्छा एक काम करो ये 6 इंटू 6 ऐसे लिख लो और इसको 3 इंटू 2 कर दो, तो एक फैक्टर हमारा कॉमन कैंसिल हो जाएगा ना 2 वाला, ये 2 गया, ये बना 60, ये बना 17, ऐसे बोल दो मल्टीप्लाई नहीं करके पहले कैंसिल कर देते, कोई बात नहीं। तो 60 माइनस 17 कितना हुआ 43 अपॉन 36 इंटू 3, 36 इंटू 3 90 और 18 108, तो दिस इज अवर आंसर 43 अपॉन 108। क्लियर है, तो इसमें तो हमने कोई ज्यादा दिमाग खर्च नहीं किया। अब क्या करें हम, अब हम विदाउट फॉर्मूला करते हैं इसको, जैसे हमने डेरिवेशन किया ना उसी तरीके से करते हैं, सो दैट एक बार डेरिवेशन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो तुम लोग भी क्या कर सकते हो, एक बार खुद से ट्राई कर सकते हो वीडियो पॉज करके। अब मैं इसको रब कर दूं, चलो अब मैंने क्या बोला, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली अप्लाइंग फॉर्मूला हम बेसिक स्टेप से जाते हैं, बिल्कुल बेसिक से, मतलब मान लिया हमें फॉर्मूला नहीं पता उसका, फाइनल हम कंफ्यूजन हो रहा है कि माइनस प्लस किधर था, डिनोमिनेटर में क्यूब था या स्क्वायर था, इस टाइप के कंफ्यूजन अराइज हो रहा है, क्योंकि हो जाते हैं कभी कभी, टीचर्स को भी इवन हो जाते हैं। तो हम क्या करें, बिल्कुल बेसिक से जाते हैं। तो बेसिक से कैसे जाएंगे, देखो dy by dx क्या होगा मेरा, क्या होगा dy by dt अपॉन dx by dt, दिस इज dy by dt अपॉन dx by dt, बिल्कुल बेसिक से जा रहा हूं मैं, बिल्कुल बेसिक से। अब dy by dt क्या होगा, इसका डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, दिस इज 3t स्क्वायर प्लस 14t अपॉन dx ओवर dt क्या होगा 2t प्लस 4, तो ये मेरा dy by dx आ गया इन टर्म्स ऑफ t। अब इसको क्या करते हैं, x के रिस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, तो देखो मेरा आएगा d by dx ऑफ dy by dx जो मुझे चाहिए, दिस इज इक्वल टू, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहा है x के रिस्पेक्ट में, तो d by dx ऑफ 3t स्क्वायर प्लस 14t अपॉन 2t प्लस 4। कुछ रटा हुआ मैंने बोला सब भूल गए हम फॉर्मूला, उसके बाद मैं बोल रहा हूं बेसिक से। अब मैंने बोला क्या लगा है, अब अगेन चेन रूल, ओ सॉरी चेन रूल से मैं x की जगह t ले आता हूं, सो दैट इसका t के रिस्पेक्ट में आसान होगा डेरिवेटिव। तो मैंने लिखा, देखना ध्यान से, दिस इज फर्दर इक्वल्स टू d by dt ऑफ 3t स्क्वायर प्लस 14t अपॉन 2t प्लस 4 इंटू dt by dx चेन रूल से, ठीक है। अब रख देते हैं, अब डिफरेंशिएट करते हैं, तो मैं इसको रब याद रखिए 43 अपॉन 108, 43 अपॉन 108, ठीक है। अब हमने डिफरेंशिएट किया, तो इधर अगेन क्या लगेगा हमारा डिवीजन रूल, तो ऊपर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 60 प्लस 14 इंटू डिनोमिनेटर एज इट इज 2t प्लस 4 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज 3t स्क्वायर प्लस 14t इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव दैट इज 2 होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो 2t प्लस 4। बेसिकली वही डेरिवेशन ही हो रहा है हमारा, बट डेरिवेशन में क्या होता है ना, ऐसे एक्सप्रेशन नहीं दी होती ना, तो थोड़ा समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, बट एग्जांपल से पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है, एकदम क्लियर, ये मेरा ओपिनियन है पर्सनल। अब मैंने कहा इनटू dt by dx, और dt by dx क्या हो जाएगा मेरा, या फिर इसके नीचे लिख दो dx by dt, तो इसका क्यूब हो गया, तो बस वही चीज बनी बेसिकली। देखो ये क्या लिखा है हमारा उस फॉर्मूले के हिसाब से, dx by dt का होल क्यूब, ये मेरा क्या लिखा है, सॉरी 3t स्क्वायर के बाद 60 आया ना, तो ये मेरा क्या लिखा है d2y by dt2, और ये लिखा है मेरा dx by dt। नाउ दिस इज 3t स्क्वायर प्लस 14t, दिस इज माय dy by dt एंड 2 इज माय d2x by dt2। तो वही लिखा है, बट एज ए एग्जांपल के तौर पे हमारा डेरिवेशन थोड़ा इजी जाता है,
ठीक है ना बच्चों को, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, चलो तो आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो अब अपन एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो पॉज इट एंड कॉपी इट। चलो तो क्वेश्चन है हमारा, इसको पहले खुद से ही करना है। ठीक है ना, पहले यू हैव टू ट्राई ऑन योर ओन। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, मतलब एडवांस काइंड ऑफ है, नॉट एडवांस एग्जैक्टली, सब्जेक्टिव टाइप है। बोर्ड में सब्जेक्टिव बोल सकते हैं और एडवांस में इंटीजर टाइप बनाया जा सकता है इसको। तो लिखो पहले, लेट d2y बाय dx2 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाय dx प्लस y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये गिवन है लेट, एंड एक और चीज गिवन है, एंड x इज इक्वल टू tan थीटा। उसने ये चीज दे दी हमें इंफॉर्मेशन। फिर प्रूफ करने को बोला है, टू प्रूफ cos स्क्वायर थीटा इंटू d2y बाय d थीटा 2 प्लस y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमें प्रूफ करनी है विद द हेल्प ऑफ दीज टू। चलो करो, फिर वीडियो पॉज करो और एक बार खुद से करो। ठीक है ना, ज्यादा सीखोगे ज्यादा। ठीक है, तो स्टार्ट करें अपन। चलो तो देखो, सबसे पहले तो मैंने क्या किया, जहां जहां x है वहां tan थीटा रख दिया, थोड़ा तो ऐसा किया। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इधर ये तो ऐसे एज इट इज लिख लिया, d2y बाय dx2 प्लस, अब देखो x इज इक्वल टू tan थीटा इसमें रखूंगा तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा। तो मैंने उसको ऐसे लिख लिया, 2 sin थीटा cos थीटा इंटू dy बाय dx, ऐसे इट इज रहने दिया अभी के लिए, प्लस y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दैट इज sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में जाके क्या बनेगा, cos स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, cos स्क्वायर थीटा इंटू y इक्वल्स टू 0। मेरी इक्वेशन बनी है। ठीक है, चलो अब मेरा मकसद क्या है, देखो जो प्रूफ करना है उसमें y का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में दे रखा है, तो हम वही चीज स्टार्ट करेंगे। तो मैंने बोला हमें मतलब dy बाय dx और ये दोनों चीज गायब करनी है इधर से। वी हैव टू रिमूव दीज टर्म्स, ये दोनों अपने आप उस फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए फिर। ठीक है ना, क्योंकि इसमें थीटा वगैरह तो आ रहा है, ठीक है ना, cos स्क्वायर थीटा वगैरह आ रहा है, तो करते हैं इसको। तो मैंने स्टार्ट किया dy बाय dx निकालना। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, इस इक्वेशन की हेल्प ली। ठीक है, क्या लिखा है, x इज इक्वल टू tan थीटा, तो मैं इधर से लिख सकता हूं dx बाय d थीटा कितना हो जाएगा मेरा, sec स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहां से। अब मैंने क्या बोला, मकसद क्या है मेरा, dy बाय dx और d2y बाय dx2 निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं dy बाय dx से। चलो इधर लिख लेता हूं मैं, dy बाय dx इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, एक मिनट, इसको लिख सकता हूं चेन रूल से, dy बाय, क्योंकि मुझे थीटा चाहिए ना, तो क्या करें हम थीटा के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, dy बाय d थीटा इंटू d थीटा बाय dx। कोई दिक्कत, कोई शक नहीं होना चाहिए। अब इधर से d थीटा बाय dx इधर उठा के रख देते हैं, क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल मतलब sec स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो, cos स्क्वायर थीटा। तो दिस इज इक्वल टू dy बाय d थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहां तक। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, ये वाली इक्वेशन भी अब मेंटेन करके रखेंगे ये वाली। ठीक है ना, क्योंकि हमें dy बाय dx भी चाहिए, इसमें सब्स्टिट्यूट करने वाले हम, और d2y बाय dx2 भी करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो ये तो आ गया dy बाय dx। अब d2y बाय dx निकालना है तो क्या करें, दोबारा इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो मैंने बोला इस इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं x के रिस्पेक्ट में, तो d बाय dx ऑफ dy बाय dx, दिस विल बी इक्वल्स टू d बाय dx ऑफ, उधर जो लिखा है क्या लिखा है, dy बाय d थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। अब क्या करें, अगेन चेन रूल से इस x को हटा के थीटा लाते हैं, सो दैट वी कैन एबल टू डिफरेंशिएट दिस। तो उससे हमारा दिख रहा है d2y बाय d थीटा 2 टाइप की चीज जनरेट हो रही है, और वो दिया है मुझे 2 प्रूफ में। ठीक है, चलो तो फिर मैंने बोला नाउ अप्लाइंग चेन रूल इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेरिएबल थीटा। तो मेरा ये क्या हो जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज d बाय d थीटा ऑफ dy बाय d थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा बाय, क्या आएगा, x गायब किया था मैंने इधर से, तो इधर आएगा x। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो फर्दर करते हैं इसको। तो देखो इसको करना है, तो इसमें अगेन क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, थीटा के रिस्पेक्ट में इन दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव। तो लेट्स से दिस इज u, दिस इज v, तो क्या लिखें, पहले u का डेरिवेटिव या फिर v का किसी भी एक का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एज इट इज, प्लस फिर सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। तो देखो मैं लिख रहा हूं इसका, देखना ध्यान से देखना, थीटा के रिस्पेक्ट में dy बाय d थीटा क्या होगा, d2y बाय d थीटा
डी टू वाई अपॉन डी थीटा टू, दिस इज व्हाट यू का डेरिवेटिव, v एज इट इज, तो इधर आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस अब v का डेरिवेटिव, तो cos स्क्वायर थीटा का क्या होगा, आप देखो ओरली बोल रहा हूं मैं, सुनना ध्यान से, पहले cos स्क्वायर थीटा का आएगा 2 cos थीटा, फिर चेन रूल से cos थीटा का माइनस sin थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 2 sin थीटा cos थीटा, क्लियर है, तो इसको मैं माइनस कर देता हूं, माइनस 2 sin थीटा cos थीटा लिख लो, cos थीटा sin थीटा की जगह, वैसे भी याद रखो बहुत फ्रीक्वेंटली होता है, cos स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव इज माइनस 2 sin थीटा cos थीटा, और sin स्क्वायर थीटा का 2 sin थीटा cos थीटा, याद रखो फ्रीक्वेंटली अकरिंग है ये, ठीक है। चलो तो अभी मैंने क्या लिखा, cos स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन मेरा क्या है, dy बाय डी थीटा, dy बाय डी थीटा होल दिस इनटू डी थीटा बाय dx, और डी थीटा बाय dx मेरा क्या अगेन cos स्क्वायर थीटा, इसका रेसिप्रोकल तो cos स्क्वायर थीटा, ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया d2y बाय dx2। अब क्या करना है तुम्हें फाइनली, dy बाय dx और d2y बाय dx2 इसमें रख दो, अपने आप वो चीज आ जानी चाहिए, ठीक है, तो हम भी रख देते हैं सर, तो मैं इस वाले स्टेप को रब कर रहा हूं केवल, एक मिनट, ऊपर वाले इस वाले क्वेश्चन में रखना, ठीक है ना, हाँ तो मैं इसको रब कर देता हूं। चलो तो मैंने देखा d2y बाय dx2 क्या होगा मेरा, देखो d2y बाय dx2 इज d2y बाय d थीटा 2 इंटू इधर हो गया हमारा cos की पावर 4 हो जाएगा, चलो पूरा लिख लेते हैं, इधर मैं रख रहा हूं, इसकी वैल्यू इधर रख रहा हूं, ठीक है, तो ये हो गया d, इधर से स्टार्ट करते थोड़ा लंबा एक्सप्रेशन होगा, d2y बाय d थीटा 2 इंटू ये cos स्क्वायर और ये cos स्क्वायर, cos की पावर 4 थीटा माइनस 2 sin थीटा और cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा, cos क्यूब थीटा इंटू dy बाय डी थीटा, क्लियर है यहां तक, ये तो मैंने अभी d2 बाय dx2 लिखा है, प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, अच्छा ये देखो माइनस था अपन इधर में, हाँ माइनस ही लिखा है, करेक्ट है, ये माइनस ही है, 2 sin थीटा cos थीटा इंटू dy बाय dx, और dy बाय dx क्या लिखूंगा, dy बाय डी थीटा, dy बाय डी थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, अब चमक गया होगा, प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू y, अब अगले स्टेप में क्या आएगा हमारा स्टेप, हेंस प्रूव्ड, कैसे, ये देखो ध्यान से, ये टर्म कैंसिल हो रहा है, ये टर्म और ये टर्म, cos स्क्वायर थीटा कॉमन लेके 0 के पास भेज दो, तो ये विल बी लेफ्ट आउट विद cos स्क्वायर थीटा इंटू d2y बाय डी थीटा 2 प्लस y इक्वल्स टू 0, हेंस प्रूव्ड। क्लियर हुआ बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है ना। तो देखो एडवांस वगैरह में कैसे बन सकता है वो क्वेश्चन, जैसे इधर लैम्डा वगैरह दे देगा, ऐसे लैम्डा दे दिया, इधर म्यू दे दिया कुछ, तो फिर बोलेगा फाइंड लैम्डा प्लस म्यू काइंड ऑफ, ठीक है, तो इस टाइप से इंटीजर टाइप बनाया जा सकता है इसका क्वेश्चन। तो क्या करो, वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी करो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पे मूव करते हैं, आर्टिकल मतलब नेक्स्ट नोट पे, नेक्स्ट पॉइंट पे। अच्छे क्वेश्चन थे लास्ट के ये वाला, इससे पहले वाला भी सीखने वाले उद्देश्य से अच्छा था, और ये भी, मतलब दोनों मैंने क्या बोला, अगर चेन रूल स्ट्रांग है तुम लोगों का तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली तुम्हें डिफरेंशिएशन में, ठीक है ना, इसलिए हमने काफी प्रैक्टिस की थी चेन रूल की, ठीक है। चलो अब आते हैं एक छोटा सा नेक्स्ट पॉइंट, मैंने बोला एज ए नोट करके भी लिख सकते हो, ठीक है ना, इसका यूज क्या है वो मैं बताऊंगा, पहले एक दो छोटे पॉइंट, फिर उन दोनों को क्लब करके एक मेन पॉइंट, जहां मुझे डेस्टिनेशन है जो मेरा, उसको पहुंचने के लिए मुझे एक दो पॉइंट बताने तुम्हें पहले। जैसे कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है, मैंने लिखा फॉर अ स्ट्रेट लाइन स्लोप इज dy बाय dx इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, सबको पता है, ऑब्वियस सी बात है, लिखने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अब मैंने बोला ये तो ठीक है, चलो सबको पता है, मैंने कहा अगर स्ट्रेट लाइन है और वो अगर ओरिजिन से पास कर रही है, मैंने कहा फॉर अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, सुनना ध्यान, लिखो इसको लिख लेना जो मैं बोल रहा हूं अभी, क्योंकि अभी इसका और एक और पॉइंट है, उन दोनों को क्लब करके मैं कंक्लूड करने वाला हूं। मैंने लिखा फॉर अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, फॉर अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, सुनना ध्यान से क्या लिख रहा हूं, dy बाय
dx, अच्छा चलो, पासिंग थ्रू ओरिजिन dy by dx इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा, वेयर अल्फा कॉमा बीटा लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन। कहने का मतलब मेरा क्या है कि हम किसी स्ट्रेट लाइन है ना, अगर ओरिजिन से पास करिए तो सिंपली आई कैन से dy by dx इज y by x, वेयर y अपॉन x, y और x क्या है, कोई भी एक पॉइंट है स्ट्रेट लाइन पे। तो लेट्स से मैंने ये मान लिया, दिस इज लेट्स से मैं अल्फा कॉमा बीटा, तो इसको बीटा बाय अल्फा लिख लो। देखो अभी लग रहा है कि ये तो बहुत बच्चों टाइप चीज है, बट इसका एप्लीकेशन आएगा ना, अभी मैं कंक्लूड करूंगा तब मजेदार चीज आएगी, बट उसको कंक्लूड करने के पहले मुझे एक बार बताना था तुम्हें, ठीक है। ऑब्वियस बात है, ये सबको पता होगा, ठीक है। तो ऑफकोर्स इसका स्लोप क्या होगा, 2 पॉइंट फॉर्म से बीटा माइनस 0 अपॉन अल्फा माइनस 0, तो वो तो यही चीज लिखी है, तो इसमें तो कोई बहुत ज्यादा बड़ी कलाकारी नहीं की हमने, ठीक है। तो सिंपली फॉर अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, अगर उस पर हमें कोई भी एक पॉइंट मिल जाए तो हम उसका स्लोप क्या बोलेंगे डायरेक्टली, y अपॉन x, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट इज द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्लियर है? अच्छा, और मैं बोल रहा हूं फॉर अ स्ट्रेट लाइन, अब कोई भी स्ट्रेट लाइन हो पासिंग थ्रू ओरिजिन और नॉट, d2y by dx2 हमेशा 0 होगा। ये 2 पॉइंट याद रखो, दिमाग में रखो अभी, ठीक है। dy by dx में क्या बोला, फॉर अभी मेरे को इसी हम स्पेशल केस ही देख रहे हैं, फॉर अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। एक्चुअली मेरा डेस्टिनेशन क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है ना, उसके लिए डेरिवेटिव देखना है, तो उसलिए मुझे बताना पड़ रहा है कि फॉर अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हम स्लोप क्या बोलेंगे, उस पॉइंट पे हमें कोई भी एक पॉइंट मिल जाए उसके x और y कोऑर्डिनेट, तो हम उस लाइन का स्लोप बता देंगे सिंपली y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट। इसको ऐसे फॉर्म में भी लिख लो, y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, ऐसे लिख लो प्रॉपर, ऑन लाइन अपॉन x कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन। एनी मतलब वही सेम पॉइंट, ऑफ कोर्स, ऐसा नहीं कि एक पॉइंट x कोऑर्डिनेट इसका रख दिया, y कोऑर्डिनेट दूसरे का, नहीं, कोई भी एक पॉइंट है उसका अगर हमें y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट पता है तो उस लाइन का स्लोप दैट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन विल बी सिंपली y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट। क्लियर है? चलो, तो इतना लिखो। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूं, इसको भी लिखेंगे, दोबारा रिपीट करेंगे, ठीक है ना। रिपीट मतलब कंक्लूड करेंगे जब इसकी जरूरत पड़ेगी। अब नेक्स्ट मैं बोल रहा हूं, सुनना, नेक्स्ट इज कि जो होमोजीनियस इक्वेशन होती है, जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था, एनी होमोजीनियस इक्वेशन, जैसे मैंने बोला 2 डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, रिप्रेजेंट 2 स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। पहले इसको लिख लो, मैंने लिखा 2 डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट 2 स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, 2 स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। 2 डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट 2 स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये हम ऑलरेडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देख चुके, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जब पढ़ा था। इसका हमने जनरलाइज भी लिखवाया था, मैंने उधर क्या लिखवाया था, n डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स n स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। बट इसमें ही मैंने एक छोटा सा पॉइंट और बोला था, लाइन मे और मे नॉट बी रियल। उसका एग्जांपल लेता हूं, पहले लिख लो इधर लाइंस, इसका मतलब क्या है एक बार ले लेते हैं हम। लाइंस पहले लिख लो इसको, लाइंस मे और मे नॉट बी रियल, मे और मे नॉट बी रियल, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये तो दिख रहा है भाई 2 स्ट्रेट लाइन आ रही है, वो रियल है। एक तो है x इज इक्वल टू √3 और एक x इज इक्वल टू माइनस √3, तो इधर तो हमारी क्या आ रही है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3, तो करेक्ट है। अब मैंने बोला, अगर मैं इतना बोलता ना, केवल जैसे मैंने केवल इतना स्टेटमेंट बोला होता, अगर मैं मान लो ये नहीं बोलूं लाइंस मे और मे नॉट बी रियल, तो कोई बच्चा बोल सकता है कि सर मैंने ऐसे ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस, लेट्स से चलो वाई सिंपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो ये भी 2 डिग्री होमोजीनियस कर रहा है, व्हिच इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, 100% करेक्ट स्टेटमेंट कि दिस इज अ 2 डिग्री होमोजीनियस एक्सप्रेशन, ठीक है ना। हमने ऑलरेडी फंक्शन में आखिरी में देखा है होमोजीनियस एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, y को, ठीक है ना, x को tx रखते हैं, y को ty रखते हैं, फिर वो t की पावर n बाहर आ जाता है और अंदर वही f ऑफ x, y बन जाता है। जैसे मैंने इधर x की जगह tx रखा, y की जगह ty रखा, तो t स्क्वायर बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बनाएगा, यही चीज बन जाएगी। दैट मींस दिस इज द होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 2। तो अब ये तो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, पेयर ऑफ स्ट्रेट, बिकॉज ये तो एक पॉइंट है, दिस इज अ पॉइंट सर्कल, दिस इज सेटिस्फाइड ओनली बाय अ सिंगल पॉइंट दैट इज ओरिजिन 0,0। तो हमारा स्टेट गलत हो जाता है ना, रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसलिए मैंने लिखवाया मे और मे नॉट बी रियल, ठीक है ना। तो ठीक है, नहीं आ रही था, इमेजिनरी बोल देंगे। एक्चुअली क्या हो रहा है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस आई वाई आ रहा है, ठीक है, लाइन सारी इमेजिनरी, इसलिए मैंने ये ऐड करवाया। क्लियर है?
चलो अब और चीज एक और, उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे, ठीक है। चलो चलो अब एक काम करें, दोनों स्टेटमेंट को क्लब कर ही देते हैं, वैसे उसका पॉइंट का उतना यूज नहीं है। अब देखो, अब मैं दो पॉइंट्स को क्लब कर रहा हूं, देखना, सुनना ध्यान से। मैंने बोला अगर होमोजीनियस कर्व है हमारा, होमोजीनियस इक्वेशन है हमारे पास, तो उस पर कर्व पे, अब मैं लाइन वाइन छोड़ दो, खत्म करो, एक मिनट दिमाग से निकाल दो, एक मिनट लाइन की बात। मैंने बोला अगर होमोजीनियस कर्व है, उस पे मुझे कोई पॉइंट दे रखा है, उस पर उसका डेरिवेटिव पूछा है, तो डायरेक्टली आई विल टेल, मान लो उसने कोऑर्डिनेट दे रखा है अल्फा कॉमा बीटा, तो डायरेक्टली आई विल टेल उस पॉइंट पे उस होमोजीनियस कर्व का डेरिवेटिव विल बी सिंपली y बाय एक्स। दोबारा मैंने बोला, लिख लो भले फॉर्म में लिखना है तो, फॉर अ होमोजीनियस, ऐसे लिख लो, फॉर अ पॉलिनोमियल होमोजीनियस, पॉलिनोमियल होमोजीनियस एक्सप्रेशन, फॉर अ पॉलिनोमियल होमोजीनियस कर्व या एक्सप्रेशन, क्या करेंगे, क्या बोल रहा हूं मैं, dy बाय dx एट एनी पॉइंट, dy बाय dx एट पॉइंट, ऐसे लिख लो, एट पॉइंट लेट्स से अल्फा कॉमा बीटा विल बी सिंपली बीटा बाय अल्फा। कैसे आया, अब खुद सोचो, जो मैंने दो पॉइंट पढ़ाए ना अभी इस आर्टिकल में, उन दोनों को क्लब करो। कैसे, मान लो पॉलिनोमियल n डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन कर्व है, ठीक है ना, तो हमें पता है कि n डिग्री होमोजीनियस है, तो दैट विल रिप्रेजेंट एन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो बेसिकली वो कर्व जो है, जैसे मैंने सिंपली मान लो ये ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस, लेट्स से यही वाला ले लिया 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो हमें पता है दिस इज नथिंग बट अ टू स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब मान लो उसने ऐसे दे दिया, लेट्स से इस पे एक पॉइंट ले लिया मैंने, y को 1 रखा, तो मेरा x आया, y को 1 रखा तो √3 एक आ रहा है, ठीक है। सो √3,1 इज लाइंग ऑन दिस कर्व, ये कर्व है, इस पे √3,1 लाई कर रहा है, तो मैंने बोला √3,1 पे इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो डायरेक्टली आई विल से 1/√3। हम इसको ऐसा नहीं कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे, नहीं बाबा, इसलिए तो पढ़ाया जा रहा है फॉर डायरेक्टली, क्योंकि हमें पता है कि ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, टू स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो बेसिकली ये क्या है, उन दोनों इक्वेशन का ज्वाइंट इक्वेशन है ना, ज्वाइंट पढ़े ना हम कि ज्वाइंट इक्वेशन क्या होती है, किसी भी दो कर्व का ज्वाइंट इक्वेशन क्या होता है। चलो लिख ला है तो लिख लो, वैसे ये पॉइंट था, मैंने बोला f ऑफ x कॉमा y, और एक लिखा है g ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू 0, तो इन दोनों की ज्वाइंट इक्वेशन हमने उधर भी लिखा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, f इंटू जी इज इक्वल टू 0 होती है। तो बेसिकली x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज व्हाट, दो इक्वेशन, दो लाइंस हैं, उनकी ज्वाइंट इक्वेशन है, एक तो x माइनस √3y और एक x प्लस √3y। तो उनको क्या करते हैं हम, जब भी ज्वाइंट इक्वेशन निकालना होता है, सारे टर्म्स को एक तरफ लेके आते हैं, आरएचएस में 0 बनाते हैं, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ये चीज ऑलरेडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हो चुकी है। तो अब मैंने बोला कि अगर ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है, तो डेफिनेटली ये पॉइंट वन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन पे लाई कर रहा होगा। सुनना ध्यान से, मैं क्या बोला, ये पॉइंट अगर इस कर्व पे लाई कर रहा है, दिस इंप्लाइज कि ये पॉइंट विल लाई on one of the straight line passing through origin. Why? Because this represents straight line passing through origin. और हमने बताया कि अगर straight line passing through origin है, तो उस पॉइंट पे उसका स्लोप क्या होता है, वो मतलब उस लाइन का स्लोप क्या हो गया, बेसिकली वो कर्व का सिंपली y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लो इसको एज अ क्वेश्चन, फाइंड dy by dx at √3,1 फॉर द कर्व दिस, लिख लो इसको फॉर द कर्व दिस। तो ऐसा नहीं कि हम इसको डिफरेंशिएट करने बैठ गए फिर ये पॉइंट रखा, नहीं, डायरेक्टली दिख गया, चमक गया कि भाई ये होमोजीनियस है, सिंस इट इज होमोजीनियस therefore directly dy by dx at this point is simply y coordinate upon x coordinate, that is 1/√3। आई होप क्लियर हो गया होगा, बहुत स्ट्रेस दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा ना, जैसे हायर डिग्री मान लो होमोजीनियस इक्वेशन दिया है ना, उसमें हेल्प होगा, क्योंकि उसमें हम डिफरेंशिएट थोड़ी करके देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, पहले इसको कॉपी करो, ठीक है, फर्स्ट कॉपी दिस पार्ट। मैंने बोला देखना ध्यान से सुनना, एग्जांपल के फॉर्म पे लिख रहा हूं, इस पॉइंट का यूज बस यही होगा कि तुम्हारा टाइम सेव हो जाएगा बहुत, तुम्हें डिफरेंशिएट वगैरह करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने लिखा, इधर लिखा 2x प्लस y, इसकी पावर लेट्स से मैंने लिखा 5 इज इक्वल टू, अब मुझे पॉइंट भी ऐसा सोचना पड़ेगा जो इस पे लाई कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, सोच लेते हैं। मैंने लिखा x इज इक्वल टू 2 रखा, नहीं 2 तो बहुत लंबा हो जाएगा, y की पावर 5 लिखा है, तो x इज इक्वल टू
1 एंड y इज इक्वल टू -1। तो इधर से मेरा क्या आया 2 - 1, 1 की पावर 5 1 आ रहा है, मुझे इधर 1 लाना है। तो मैंने इधर लिखा एक तो 4 डिग्री 5 डिग्री बनाना है, क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। फिर ये हो जाएगा मेरा 2x की पावर 5 प्लस मुझे 1 बनाना है, तो ये हो गया 2 और इधर लिख लो -3x की पावर y की पावर 5। एक बार चेक कर लेते हैं, प्लस लिख लो इसको भी, ठीक है। एक मिनट चेक कर लेते हैं हम सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं ये पॉइंट। तो नहीं हो रहा है, अभी तो नहीं हो रहा है, अब हो जाएगा। देखो x की अगर 1 रखा तो -2 और ये फिर मुझे माइनस करना पड़ेगा 3 - 2 3 - 2 इज 1 और इधर हो गया 2 - 1 इज 1, करेक्ट है। और इसको मैंने लिख लिया, पावर होमोजीनियस बनाना है तो इसको लिख लिया 5, ठीक है चलेगा। लेकिन फिर वो माइनस का दिक्कत हो गई। चलो मैं मान लेता हूं 1 मिनट के लिए ऐसे एग्जांपल, मैं देख लेता हूं अगर मेरे पास है तो एक बार मैं लिख लेता हूं एग्जांपल डायरेक्टली। जैसे अभी तो मेरे पास एट प्रेजेंट तो नहीं है, ठीक है, बट मैंने मान लिया 1 मिनट के लिए। ऐसे मान लो कि इस पे कोई इसने बोला इस कर्व पे dy बाय dx निकालो। पहले मैं वो समझो कि मैं जो समझाना चाह रहा हूं, ठीक है ना, वैल्यूज वगैरह पे छोड़ो 2 मिनट के लिए, ठीक है। मैंने बोला फाइंड dy बाय dx एट लेट्स से dy बाय dx एट लेट्स से 1, -1, ठीक है। तो अब कैसे स्टार्ट करें? तो देखो ऐसा नहीं है, अब तो ना अब वो चीज हेल्प करेगी। कौन सी चीज? कि हमारा क्या बोलते हैं, होमोजीनियस कर्व है, होमोजीनियस कर्व है। सो दिस इज 5 डिग्री होमोजीनियस कर्व, देख लो 5 डिग्री है, हर एक टर्म का डिग्री 5 है, ठीक है। सो दिस इज अ 5 डिग्री होमोजीनियस कर्व। सो दिस विल रिप्रेजेंट 5 इक्वेशंस पासिंग थ्रू 5 स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। दैट मींस अगर ये पॉइंट इस कर्व पे लाई कर रहा है, इसका मतलब दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन वन ऑफ दोस 5 स्ट्रेट लाइंस that are passing through origin. Hence dy by dx is directly what? Y coordinate upon x coordinate, that is -1/1, ठीक है ना। अब भले इसके लिए मैंने ले लिया ये पॉइंट, एक्चुअली इस पे लाइक कर नहीं रहा है, तो टर्म एडजस्ट करके हो जाएगा, ठीक है ना। Why to waste time on that, ठीक है, क्लियर हुआ। अब जैसे ऐसे ही बोल सकता है और इजी चीज, वो बोले इसके लिए देखो, आप खुद सोचो 1 मिनट के लिए, अगर dy by dx तुम इसको डिफरेंशिएट करते तो कितना लेंथी होता? ऑफकोर्स लेंथी होता ना। तो इससे हमारी चीजें आसान हो गई थोड़ी, हालांकि प्रूफ वहीं से आएगा, वो डिफरेंशिएट करके आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब मान लो और चीज और बेटर क्या होता, अगर मान लो ऐसे बोले d2y बाय dx2 निकालो से एट द सेम पॉइंट, कोई भी पॉइंट दे दे, लेट्स से एट इज x एट अल्फा कॉमा बीटा ले लिया, जनरल ले लिया कोई भी, तो क्या लिखेंगे हम? तो हम आंख बंद करके पहले एक बार देख लेंगे हाँ भाई होमोजीनियस है, फिर आंख बंद की और डायरेक्टली बोलते हैं 0, मतलब ही नहीं है किसी से, अल्फा कॉमा बीटा बोल रहा है क्या बोल रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगेन डीवा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेट लाइंस ना पासिंग थ्रू ओरिजिन, और स्ट्रेट लाइन के लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है? 0, बिकॉज डीवा बाय डीएक्स कांस्टेंट होता है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0। तो दिस इज द यूज जो मैंने आज पॉइंट अभी बताया तुम लोगों को फॉर फास्ट कैलकुलेशन। तो कभी भी कोई कर्व दे रखा है, तुम्हें दिख रहा है कि बहुत बल्कि ये पॉलिनोमियल है, तो एक बार ध्यान से देख लिया क्या वो होमोजीनियस है या नहीं। अगर होमोजीनियस है तो बस यही फंडा लगा दिया, क्लियर हुआ। चलो अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, तो मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है। अच्छा पॉइंट था वैसे ये, ठीक है ना, फॉर फास्ट कैलकुलेशन। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट इज, ये पॉइंट भी मैं जो बताने जा रहा हूं एक बार हम लोगों का ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, ठीक है, लिमिट्स में, सॉरी डिफरेंशिएबिलिटी में, ठीक है ना। क्या था कि हम इनइक्वालिटीज को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है ना। कहने का मतलब लिखो, ऐसे नोट करके लिख लो इसको, एक तो लैंग्वेज फॉर्म में लिख लो, इनइक्वालिटीज कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड। पहली बात देखो, इक्वालिटीज को तो डिफरेंशिएट करता हूं, कर सकते हैं, जैसे मैं लिखा gx f of x is equal to g of x लिखा है, तो डेफिनेटली आई कैन डिफरेंशिएट। दिस इंप्लाइज कि f डैश x जो होगा वो g डैश x के बराबर होगा 100%। दो फंक्शन बराबर है तो उनके डेरिवेटिव भी बराबर होंगे, नोट इसमें तो कोई शक नहीं है। बट मैंने क्या लिखवा रहा हूं इधर, इनइक्वालिटीज कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड। इसका मतलब कि अगर मान लो इफ f डैश x, सॉरी इफ fx इज ग्रेटर देन, इनइक्वालिटी आ गया, लेट्स से gx, दिस डज नॉट इंप्लाइज, ये कैंसिल कर दिया, डज नॉट इंप्लाइज f डैश x ग्रेटर देन g डैश x। ये तो मैंने उस टाइम पे बताया था, एक्सप्लेन किया था ग्राफिकली भी। ऐसा थोड़ी कि अगर फंक्शन बड़ा है तो उसका डेरिवेटिव भी बड़ा होगा, नहीं ना, ऐसा तो कुछ नहीं है। मान लो मैं दो फंक्शन बना देता हूं, और प्रैक्टिकल एग्जांपल भी ले सकते हैं, बाकी मैंने एक नॉर्मल एग्जांपल ले लिया।
लेट्स से माय दिस इज माय इतना इतना फंक्शन है, लेट्स से दिस इज माय जीएक्स, दिस इज माय जीएक्स, और मैंने एक ले लिया इसी पॉइंट से, लेट्स से 1 से लेके 2 तक एक मैंने ले लिया ये फंक्शन, लेट्स से दिस इज जी ऑफ एक्स, सॉरी एफ ऑफ एक्स। तो दिख रहा है इधर क्लियरली कि जीएक्स बड़ा है एफएक्स से, ऑफ कोर्स, बट क्या जीएक्स का डेरिवेटिव बड़ा है? नहीं। देखो यू कैन सी कि एफएक्स जो है दैट इज उसका इंक्लिनेशन ज्यादा है एक्स एक्सिस के साथ, मतलब दिस एंगल इज मोर देन दिस एंगल। तो इधर क्या है मेरा जीएक्स जो है वो तो बड़ा है एफएक्स से, बट मेरा जी डैश एक्स जो है वो छोटा हो गया एफ डैश एक्स से। तो इसलिए मैंने बोला इन जनरल वी कैन नॉट डिफरेंशिएट, ठीक है, कुछ केस में आएगा कुछ केस में नहीं आएगा, तो इसका मतलब हम जनरलाइज तो नहीं कर सकते ना, इसलिए मैं लिख लो इसको नोट करके, ठीक है ना। बहुत से बच्चे करते हैं इनइक्वालिटीज दी होती है उसमें डिफरेंशिएट कर देते हैं आंख बंद करके, नहीं, लिख लो इसको इनइक्वालिटीज कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड, कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, अब इसी के एक और पॉइंट है इसी टाइप का, और वो लिख लेना इनइक्वालिटीज कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड, दैट इज if fx is greater than gx does not implies f dash x greater than g dash x, वो लिख लेना, ठीक है ना। ये तो इंग्लिश फॉर्म में लिखा ना हमने, अब उसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या है? दैट इज if fx is greater than gx that does not implies f dash x greater than g dash x, ठीक है। चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। मैंने बोला कि देखो नेक्स्ट नोट के फॉर्म में लिख लो सबसे पहले, इफ f डैश x इज इक्वल टू g डैश x, दो फंक्शन का डेरिवेटिव बराबर है, तो व्हाट वी कैन कमेंट अबाउट देयर दिस फंक्शन, क्या लिख सकते हैं? एक तो डेफिनेटली एक तो मैथमेटिकल हम क्या करें दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, बट हम ऐसे भी बोल सकते हैं दो फंक्शन का डेरिवेटिव सेम है, तो इसका मतलब क्या, उनमें केवल एक कांस्टेंट का फर्क होगा, उनमें एक कांस्टेंट का फर्क होगा, बिकॉज कांस्टेंट ही जो है उसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो मैंने बोला एक तरीका क्या है इसको बोलने का, दिस इंप्लाइज, एक तो मैंने बोला इसको इंटीग्रेट किया तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन इज एफ एक्स, जी डैश एक्स का जी एक्स, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो वही मैं डायरेक्टली बोल रहा था कि दो फंक्शन का डेरिवेटिव बराबर है, इसका मतलब ये नहीं बोलेंगे कि वो दोनों फंक्शन बराबर है, नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देख लो, कोई भी दो स्ट्रेट लाइन ली, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, सो लेट्स से दिस इज f1 दिस इज f2, तो f डैश 1 इज इक्वल टू f डैश 2, क्योंकि दोनों का स्लोप बराबर है। क्या दोनों फंक्शन बराबर है? नहीं, एक ज्यादा है ना, तो दोनों में क्या अंतर है? केवल और केवल एक कांस्टेंट का, ठीक है। तो ऐसे लिख लो, इफ f डैश x इज इक्वल टू g डैश x दिस इंप्लाइज fx इज इक्वल टू gx प्लस सम कांस्टेंट। हाँ ठीक है, ये कांस्टेंट 0 हो गया तब हमारा f डैश x g डैश x के बराबर आ जाएगा, ठीक है, तब हमारा f डैश x g डैश x के बराबर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब इसी के आधार पे एक और पॉइंट है, पहले इसको लिख लो अच्छे से, कॉपी कर लो। अब देखना इसी के आधार पे एक और पॉइंट, मैं बोला मान लो किसी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि प्रूव करो fx इज इक्वल टू gx है, प्रूव करना है मान लो, तो हम उसके मतलब उसके इक्विवेलेंट हम क्या प्रूफ कर दें? मैंने बोला प्रूफिंग, ऐसे लिख लो, प्रूफिंग f ऑफ x इज इक्वल टू gx इज इक्विवेलेंट टू प्रूफ दिस इज, ऐसे लिख लो, प्रूफिंग की जगह टू प्रूफ fx